खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। 1.5 साल पहले लोग कहते थे कि डूबती नाव में कोई सवार नहीं होगा। सबको ये लग रहा कि 2018 में जिस पार्टी को केवल 15 सीटें मिली थी उसका प्रदेश अध्यक्ष बनेगा कौन। विष्णुदेव साय को बनाया गया, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक रहे। अचानक पार्टी ने विश्व आदिवासी दिवस के दिन परिवर्तन किया। कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया, आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी को हटाया गया। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष एक ही संभाग बिलासपुर से बना दिए गए। अरुण साव सांसद हुआ करते थे, पहली बार के सांसद हैं और उन्हें अचानक प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। चुनौती बहुत थी उस पार्टी के लिए, चुनौती जिसने 15 साल सत्ता में काबिज रही, 15 साल लगातार छत्तीसगढ़ में शासन किया और 15 सीटों पर 2018 में जनता ने उसे पहुंचा दिया। ऐसे समय में उस जनता का फिर से आशीर्वाद प्राप्त करना, उस जनता के लिए फिर से सड़कों पर लड़ना और सरकार बनाने के लिए पूरी तैयारी करना, संघर्ष किया। और छत्तीसगढ़ की जनता संघर्ष को हर समय सलाम करती है। 2018 के पहले हमने भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष तो भी हमने देखा किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष को छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा। वही संघर्ष पिछले 1.5 साल में हमने प्रदेश अध्यक्ष के नाते अरुण साव ने के साथ हमने देखा। 3 दिसंबर को मतदान के बाद जब रिजल्ट आएंगे, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आशान्वित है कि वो सरकार बनाने जा रही है। सरकार बनाने जा रही है तो खैर भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव क्या सोचते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी। नमस्कार सर। नमस्कार आदित्य जी। 1.5 साल पहले से ही शुरू करूंगा सर। उस समय उम्मीद नहीं थी किसी को, जिससे भी बात करते थे एकदम क्लियर कट यही कहता था कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है और बहुत अच्छे मार्जिन से रिपीट हो रही है। हो सकता है जो पिछली बार 68 सीटों का दावा कांग्रेस ने किया था वो फिर से रिपीट होती नजर आ रही थी। ऐसा आम लोगों में एक परसेप्शन क्रिएट हो गया था। 1.5 साल पहले जब अचानक पार्टी ने जिम्मेदारी दी, उस समय मन में कुछ आया कि स्थिति बहुत खराब है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी? आदित्य जी, मैं पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं। 1990 से संगठन में लगातार अलग अलग दायित्वों पे काम किया और काम में पूरा 100% लगाना, पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करना, ये मेरा स्वभाव रहा है। जब पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, तब मैंने ये कहा था कि मैं परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, हर एक कार्यकर्ता को साथ लेकर चलूंगा और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए काम करूंगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक आधार बड़ा मजबूत है। हर एक मतदान केंद्र तक पार्टी के कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ताओं की एक टीम है और उस टीम के दम पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए काम करूंगा। 1.5 साल में सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर मेहनत किया, संघर्ष किया, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी और आज पूरे आत्मविश्वास के साथ इस बात को मैं कह सकता हूं कि जब 3 दिसंबर को मतगणना होगी, कार्यकर्ताओं का परिश्रम फलीभूत होगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और 3 तारीख को कमल खिलेगा, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत आसान नहीं था अरुण साव जी, क्योंकि पहली बार के सांसद आप रहे हैं, छात्र नेता निश्चित तौर पर आप रहे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करते समय बड़े बुजुर्ग कहूंगा पार्टी के लिए, रमन सिंह जैसे शख्सियत, बृजमोहन अग्रवाल जैसी शख्सियत, धर्मलाल कौशिक जैसी शख्सियत, विष्णुदेव साय जैसी शख्सियत, ये तमाम लोगों के साथ एक सामंजस्य बनाकर काम करना एक बड़ी चुनौती भी थी। देखिए, चूंकि मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं और इसलिए मैंने सभी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं सबका साथ लेकर, एक एक कार्यकर्ता को साथ लेकर, आपने देखा होगा कि सब लोगों ने मिलकर मेहनत की, सब लोगों ने समन्वित रूप से प्रयास किया, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी, पूरी ताकत से लड़ी, मजबूती से लड़ी और सब लोग मिलकर काम किए और तब जाकर ये स्थितियां निर्मित हुई कि आज हम छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रहे हैं। ओबीसी एक बड़ा फैक्टर है साव साहब। पिछले चुनाव में मुझे बहुत अच्छे से याद था, आपको भी याद होगा, गृह मंत्री हुआ करते हैं ताम्रध्वज साहू, उनको सीएम बनाने के लिए एक मुहिम चली थी। कुछ मैसेजेस आपके पास भी आए होंगे, मेरे पास भी आए थे जब उनको सीएम नहीं बनाया गया। अचानक साहू समाज जो एक कांग्रेस की तरफ मोल्ड हुआ था, उसने अचानक दूरियां बनानी शुरू हुई।
इस चुनाव में फिर साहू समाज अरुण साव की तरफ देख रहा है, क्योंकि ओबीसी में अगर हम बात करें बाइफरकेशन की तो कुर्मी और साहू में सबसे ज्यादा साहू हैं। इस बार भी साहू समाज निगाहें टकटकी लगाए बैठा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती तो अरुण साव की भूमिका वही होनी चाहिए जो भूपेश बघेल की प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हुई थी। क्या जनता उम्मीद कर रही है? देखिए आदित्य जी, जैसे मैंने बताया आपको कि मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी पार्टी ने। मैंने कोशिश की मेरी जितनी क्षमता, मेरी जितनी ताकत, जितनी योग्यता है उसका पूरा उपयोग करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूं। और उस दिशा में सबका साथ मिला, सबका सहयोग मिला, सब लोगों ने मिलकर मेहनत की। और इसलिए मुझे लगता है कि 3 दिसंबर छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है और कमल खिलेगा, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। जिस विषय को आप पूछना चाहते हैं, मैं उस विषय पर यह कहूंगा कि पार्टी का विधायक दल, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे। और निश्चित रूप से जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में सबको ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसे कांग्रेस पार्टी ने ठगा ना हो, धोखा ना दिया हो। और आज हर वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कांग्रेस पार्टी से। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। साहब, बहुत सारे लोगों के बहुत अलग अलग गणित काम कर रहे हैं इस समय। कोई 42 से 47 दे रहा है, कोई कांग्रेस को फिर से 60+ बता रहा है, कोई यूथ का साथ बता रहा है, कोई महिलाओं का साथ बता रहा है। एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपने भी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन जरूर किया। वो कैलकुलेशन जनता को समझाएंगे, क्या कैलकुलेशन जिससे आपको पूरी तरह से तय लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है? मैं 1.5 साल से पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं, जनता से मिल रहा हूं, कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं, अलग अलग संगठन के लोगों से मिलना हुआ, बातचीत हुई और फिर ये चुनाव का अभियान चला। इन सब में जो बात निकल कर आई है वो ये है कि बड़े बड़े वायदे करके ये कांग्रेस पार्टी सरकार में आई थी। एक भी वादा पूरा नहीं किया, एक भी वादा। हर वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया। आज जब अलग अलग आप विचार करेंगे तो सरकार के खिलाफ युवा हैं, सरकार के खिलाफ महिलाएं हैं, सरकार के खिलाफ पिछड़ा वर्ग समाज है, सरकार के खिलाफ आदिवासी समाज है, सरकार के खिलाफ अनुसूचित जाति समाज है, राज्य के अधिकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ हैं। क्योंकि हर वर्ग को इस सरकार ने ठगा, धोखा दिया और परेशान भी किया। राज्य के व्यापारी सरकार के खिलाफ है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इस सरकार के पक्ष में हो, कांग्रेस के पक्ष में हो। और 5 सालों में जैसी इन्होंने सरकार चलाई, छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कर दिया, कर्ज के बोझ में ला दिया, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया, माफियाओं का गढ़ बना दिया, विकास पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। ऐसे में छत्तीसगढ़ की जनता आज इस बात को महसूस करती है कि छत्तीसगढ़ का भविष्य किसी के हाथों में सुरक्षित है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए जनता ने भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। अब वो 3 दिसंबर को मतगणना में स्पष्ट रूप से दिखेगा। कानून के जानकार के साथ साथ अर्थशास्त्र भी बहुत अच्छे से समझते हैं आप। मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं, जिस राह में कांग्रेस गई उस राह में भारतीय जनता पार्टी भी जा रही है। 3100 वो 3200, 1000 वो 1250, बेरोजगारी भत्ता वो दे रहे हैं, आप किसानों को 2 साल का एक साथ बोनस दे रहे हैं, वो कर्ज माफी कर रहे हैं। अल्टीमेटली छत्तीसगढ़ का जो मिडिल क्लास परिवार है, जिसको हम मध्यम वर्गीय परिवार कहते हैं, उसको क्या कुछ मिलेगा? साहब, जो आपने खुद कहा कि कांग्रेस आई, विकास अवरुद्ध हो गया, जो तमाम चीजों का वादा करके आप सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक का सपोर्ट आपको मिलने वाला है ऐसा आप दावा कर रहे हैं, तो फिर जनता का होगा क्या? क्योंकि सीमित है संसाधन आपके पास, संसाधनों का जितना दोहन करना है वो सब हो चुका है, पैसा कहां से आएगा? देखिए, 5 साल में हमने इस बात को अनुभव किया
कि इस सरकार का आर्थिक प्रबंधन इतना खराब, कोई सोच नहीं, कोई दिशा नहीं, और दिशाहीन आर्थिक व्यवस्था के कारण आज प्रदेश की दुर्दशा हुई है। छत्तीसगढ़ में असीम संभावनाएं हैं, छत्तीसगढ़ की बहुत क्षमता है। यदि सुशासन हो और अच्छा आर्थिक प्रबंधन हो तो ये जो सारे हमने घोषणा किए हैं, हमारे घोषणा पत्र में है, मोदी जी की गारंटी है, वो सब के सब हम पूरा कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। यही छत्तीसगढ़ है जब 15 साल हमारी सरकार थी, पूरे प्रदेश में विकास के काम हुए। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसा कोई वर्ग नहीं, हर क्षेत्र में हमने तरक्की की, प्रगति की। बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, बड़े बड़े कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सब किया, क्योंकि आर्थिक प्रबंधन के द्वारा, सुशासन के द्वारा जो सरकार के साधन है, बजट है, उस बजट के आधार पर भी हम प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं। इस प्रदेश में ताकत है, राज्य के अग्रणी राज्य में, देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा होने की इतनी ताकत छत्तीसगढ़ है, और हम अच्छा आर्थिक प्रबंधन और सुशासन के माध्यम से छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्य में लेकर आएंगे। साहब वो 15 साल में विकास तब हुआ जब 3100 का आपने वादा नहीं किया था, तब आपने किसानों के लिए 2 साल का बोनस एक साथ देने की बात नहीं की। तब ये सब आप देने जा रहे हैं जो कांग्रेस देने की बात करती थी। फिर भी आपको लगता है विकास के लिए पैसा बचेगा, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा बचेगा? मैंने जैसे कहा, पहली बात तो यह है कि सुशासन चाहिए, और दूसरा अच्छा आर्थिक प्रबंधन। ये दोनों चीजों के माध्यम से हम इन सारी चीजों को व्यवस्थित रूप से पूरा कर पाएंगे। और निश्चित रूप से अनेक बड़ी बड़ी योजनाएं हमारे 15 साल के सरकार में हुआ है, और निश्चित रूप से विकास के लिए भी हम रखेंगे अच्छा बजट के अनुरूप राजस्व भी बढ़ाने का काम करेंगे। राजस्व बढ़ाकर आर्थिक अच्छा प्रबंधन करके और सुशासन के माध्यम से हम अपने घोषणा पत्र की सारी बातों को पूरा करने में सक्षम होंगे। साहब बहुत लोग ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा नहीं है, कम से कम उनके पास भूपेश बघेल का चेहरा तो है। जितने भी राजनीतिक पंडित हैं, थोड़ी बहुत भी जो राजनीति की समझ रखते हो, 2 बार हमने नरेंद्र मोदी के साथ अगर किसी शख्स को देखा तो वो थे अरुण साव। रैली के माध्यम से, रोड शो के माध्यम से, क्या वो चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने सामने कर दिया? देखिए, पहली बात तो आपने जो कही भूपेश बघेल का चेहरा, कांग्रेस के लिए कहा मैंने, कांग्रेस के लिए जनता ने तो उन्हें नकार ही दिया है, और जब जनता ने नकारा तो कांग्रेस पार्टी ने भी नकारा और कहा कि हम सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी नकारा और जनता ने भी भूपेश बघेल के चेहरे को नकारा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कहा है कि पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व, सरकार का मुखिया कौन होगा ये तय करेंगे। प्राथमिकता अभी ये है कि हमारी सरकार बने और छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़े, इस दिशा में हम काम करेंगे। विधानसभा चुनाव 2023, बड़े बड़े दिग्गज मैदान में, केंद्रीय मंत्रियों तक को दांव पर भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिया। विधानसभा चुनाव लड़वा दिया। आप खुद सांसद हैं, मुझे 2000 से 2003 का वो वक्त याद है जब रमन सिंह केंद्रीय मंत्री पद से त्यागपत्र देकर प्रदेश अध्यक्ष बने थे। सरकार बनने के बाद, बाई इलेक्शन के बाद वो विधायक बने, लेकिन अरुण साव ने साथ ही साथ चुनाव लड़ना भी जरूरी समझा। इसके पीछे की कोई खास वजह? साहब देखिए, जहां तक मेरा विधानसभा चुनाव का लड़ने का निर्णय है, ये पार्टी के नेतृत्व का निर्णय है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था, मेरे बारे में निर्णय, मुझे चुनाव लड़ाना नहीं लड़ाना, लड़ाना तो कहां से लड़ाना, ये पार्टी का नेतृत्व तय करे। पार्टी के नेतृत्व ने मुझे चुनाव लड़ने का आदेश दिया, मैंने चुनाव लड़ा एक कार्यकर्ता के नाते। और ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 90 विधानसभा में प्रत्याशी तय किए, एक तरफ जहां अनुभवी और दिग्गज लोगों को भी हमने चुनाव के मैदान में उतारा, वहीं युवा और ऊर्जावान चेहरों को भी मौका दिया, तो एक मजबूत टीम हमने 90 विधानसभा क्षेत्रों में उतारी है, और उसका प्रतिफल मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 3 तारीख को छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है।
साहब, लेकिन जब खुद हम विधानसभा में उतरते हैं, चूंकि आप लोकसभा लड़े बिलासपुर, लोरमी विधानसभा आपका पैतृक गांव है, मैंने सुना है वहीं पर, लेकिन फिर भी एक नई जगह जाना और एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते एक स्टार प्रचारक भी होना, बाकी 90 विधानसभाओं की जवाबदारी, अमित शाह जी आ रहे हैं तो अरुण साहू जी को सबसे सामने रहना है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो सामने रहना है, केंद्रीय मंत्री कोई आ रहा है तो सामने रहना है। अपनी विधानसभा में समय नहीं दे पाए साहब, जो लोगों का कहना है। 150 से ज्यादा गांव है, मुझे ऐसा लगता है कि 50% भी साहब नहीं घूम पाए। सागर सिंह बैस वहां पर रहे, कांग्रेस से, और दूसरी जवाबदारी दूसरे एक साहू समाज के बड़े नेता अपने आपको बताते हैं साहू साहब, वो भी वहां से रहे। तो उस बीच लोरमी में समय कितना दे पाए साहब? देखिए, वास्तव में विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव के मैदान में होता है। लगातार मैं जाते रहा हूं, कार्यकर्ताओं के बीच मिला हूं, क्षेत्र में लगातार घुमा हूं, बहुत सारे गांवों में जाना हुआ, लेकिन सब कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह था, ऊर्जा था, सब पूरी ताकत से लड़े थे और सब लोगों ने मिलकर चुनाव बहुत मजबूती से लड़ा है। लोरमी विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है। साहब, बड़े बड़े दिग्गज तो हैं मैदान में, लेकिन 2018 का घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपको बेशक याद होगा। उसमें बहुत सारी कमियां थी, उस कमियों को निश्चित तौर पर 2023 में आप लोगों ने दूर किया। महिलाओं के ऊपर बड़ा दांव, 1000 रुपए, जिस दिन से वो घोषणा पत्र में आया, ऐसा लगा छत्तीसगढ़ की हवा अचानक बदल रही है। आपने भी महसूस किया होगा। एक फॉर्म आपने भराना शुरू किया, उस फॉर्म को लेकर बहुत आरोप प्रत्यारोप भी हुए कि सरकार नहीं बनी है, किस आधार पर आप फॉर्म भरा रहे हैं। आपको याद होगा महासमुंद बेमेतरा के आसपास इसमें काफी कुछ हुआ भी, बलौदा बाजार में अरेस्टिंग भी हुई 2 लोगों की। वो फॉर्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था भारतीय जनता पार्टी के उस घोषणा पत्र को बढ़ाने में। देखिए, मैंने जैसे कहा कि 1.5 साल से लगातार हम, मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो मैंने देखा कि लगातार हम अलग अलग मुद्दों को लेकर काम कर रहे थे, आधार बना हुआ था। पर यह सही है कि महतारी वंदन योजना एक बड़ी योजना भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। जब से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण और फिर बाद में नारी वंदन अधिनियम, तो माताओं बहनों को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से किया है। माताएं आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने, सबल बने, और इसके लिए ये बहुत बड़ी योजना है। और निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से स्व सहायता समूह के माध्यम से केंद्र की सरकार की योजना से माताएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, जागरूक हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो ये एक बड़ी योजना है, जिस योजना के माध्यम से एक सशक्त महिला सशक्तिकरण का ये बड़ा माध्यम बनेगा और निश्चित रूप से उसका बड़ा लाभ पार्टी को मिलने वाला भी है। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं साहब कि कर्ज माफी का कोई तोड़ अब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं निकाल पाई। हकीकत यह है, जिस दिन आपका घोषणा पत्र आया उस दिन किसान एक हाथ में पेपर लेकर बैठा था साहब। मैं कई गांव गया, ये आएगा तो कितना मिलेगा, ये सरकार आएगी तो कितना मिलेगा, ये ऑब्जर्वेशन एक किसान निकालता हुआ हर जगह नजर आया। देखिए, आज न केवल देश का बल्कि छत्तीसगढ़ का किसान भी जागरूक हुआ है, समझदार हुआ है। और वास्तविकता यह है कि गांव, गरीब और किसान कभी कांग्रेस की प्राथमिकता में रहा नहीं, कभी नहीं रहा। चाहे देश और प्रदेश में उनकी सरकार रही हो, कभी नहीं रहा। गांव, गरीब और किसान प्राथमिकता में आया भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, और तब से लगातार गांव, गरीब और किसान की तरक्की और बेहतरी के लिए काम हुआ है। आज ये सही है कि 5 सालों में छत्तीसगढ़ के किसान को भूपेश बघेल की सरकार ने ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, एक हाथ से देकर 2 हाथ से लेने का काम किया। और जब आप बहुत व्यापक रूप से नजर डालेंगे तो दूरगामी बहुत नुकसान किसानों का भूपेश बघेल की सरकार में हुआ है, जो किसान धीरे धीरे करके समझ में आया कि वास्तव में आज केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के कल्याण के लिए क्या कर रही है। हम प्रदेश में सरकार में आए तो हमने क्या किया और अब आएंगे तो क्या करने वाले हैं। इन सारी चीजों का किसानों ने विश्लेषण किया और तय किया कि किसानों की बेहतरी और तरक्की कोई कर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है, और इसलिए किसानों का भरपूर समर्थन
इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। घोषणा पत्र बनाने का जिम्मा आपने विजय बघेल साहब को दिया। सांसद हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव भी लड़ रहे हैं, पेशे से किसान भी हैं। एक बड़ा दांव साहब, 4 किश्तों में पैसा और एक मुश्त पैसा, ये बड़ा असर करता है किसानों के बीच में? निश्चित रूप से 4 किस्तों में पैसा देकर भूपेश बघेल जी ने किसानों के साथ अन्याय किया था और चौथी किस्त में कटौती भी करते थे। तो किसानों के साथ अन्याय हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, अपने घोषणा पत्र के अनुरूप हम किसानों को सम्मान के साथ उनके हक की राशि देने वाले हैं। साहब, जब पहली लिस्ट आई 21 प्रत्याशियों की, तो आम कार्यकर्ता बहुत खुश हुआ, नाच उठा। मैं तो कहूंगा कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे चेहरों को उतारा है। लेकिन दूसरी जब सूची आई साहब, तो ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फिर निराशा में चले गया। फिर वही पुराने चेहरे, फिर वही 2018 में घिसे पिटे चेहरे, उन्हीं के ऊपर फिर से दांव। दिल्ली से कुछ टीम आई थी, आपकी उनसे बातचीत हुई, उनका कहना था कर्नाटक की तर्ज पर हम चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बड़ा नुकसान हमको कर्नाटक में हुआ। ये जो पुराने चेहरे हैं ना, ये चेहरे आसपास के चेहरों को कहीं ना कहीं चुनाव हरवा देते। ये बड़ा एक डर था पार्टी के लिए, इसलिए पुराने चेहरों को मौका देना पड़ा। बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी के निर्णय के साथ खड़ा होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत नए और ऊर्जावान लोगों को टिकट दी है, तो अनुभवी और दिग्गज लोगों को, और जिस प्रकार से सबको साथ लेकर चलने की आवश्यकता होती है, सबको साथ लेकर चल रहे हैं और सबके समन्वित प्रयास से निश्चित रूप से 3 दिसंबर को कमल खिलेगा। एक एक कार्यकर्ता ने पूरी ताकत से, पूरी मेहनत करके इस चुनाव में काम किया है, जी जान से काम किया है। कार्यकर्ताओं का परिश्रम, जनता का आशीर्वाद, ये 3 दिसंबर को परिणाम में दिखने वाला है। छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। ये आप कह रहे हैं। पिछले चुनाव में 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी हारी थी, तो आपके एक बड़े नेता ने कहा था हम कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं की इसलिए हम चुनाव हार गए। साहब, देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि लगातार मैं 90 विधानसभा क्षेत्रों में मैंने बात की है, महसूस किया है, एक एक कार्यकर्ता ने जी जान लगाकर इस चुनाव में काम किया है और परिश्रम किया है। और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, जनता के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं थोड़ा आपको रायगढ़ की तरफ लिए चलता हूं। अमित शाह जब आए थे तो उन्होंने कहा था विष्णुदेव साय जी के लिए और ओपी चौधरी साहब के लिए, आप इन्हें जिताकर भेजिए, मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा। ये बड़ा आदमी, दो बड़े आदमी एक ही जगह से, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे, समझ में आया नहीं वो उनका बयान, बड़ा आदमी बनाऊंगा। देखिए, देश के गृह मंत्री जी ने जो बात कही है, निश्चित रूप से पार्टी के वो प्रत्याशी हैं, पार्टी के बड़े पदाधिकारी रहे हैं, उस नाते वो बात आई होगी। लेकिन निश्चित रूप से हमारे बड़े पदाधिकारी हैं, वो जिम्मेदार लोग हैं दोनों। आखिरी सवाल एक मेरा साहब की, बहुत सारी सीटें अभी भी फंसी हुई लग रही है। कुछ में तो निश्चित तौर पर मेरा भी कुछ समीकरण कहता है कि बहुत अच्छी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ रही है, लेकिन अभी भी कुछ सीटों पर 50-50 की स्थिति है। कहां नहीं जा सकता, ये भी स्थिति कई सीटों पर बन रही है। अरुण साव का समीकरण क्या कहता है? मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। 35 सीटों पर भी बन जाएगी। पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। सीटें कुछ फंसी नहीं है। पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। साव जी की जवाबदारी क्या रहेगी? पार्टी तय करेगी मेरी जवाबदारी। आज प्रदेश अध्यक्ष हूं, मेरी जवाबदारी है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिले। वो बहुमत आने वाला है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये आरोप लगता रहा है जब कांग्रेस की सरकार आई, बदलापुर की राजनीति आप लोग कहते रहे, अभी आप कह रहे हमारी सरकार आएगी, तो यही राजनीति भारतीय जनता पार्टी भी तो नहीं करेगी। जिन्होंने जनता का हक मारा है, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खाया है, उसे छोड़ेंगे नहीं। और जिन्होंने भी जनता के साथ अन्याय अत्याचार किया है, उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा खाया है, भ्रष्टाचार किया है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी क्या बुलडोजर की एंट्री होगी अगर सरकार बनती है तो? अंतिम सवाल। निश्चित रूप से जिस प्रकार से 5 साल में अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं, जिहादियों के हौसले बुलंद हुए हैं,
कानून का बुलडोजर तो निश्चित रूप से अपराधियों पर चलना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ है, ये शांति का टापू है, शांति का गढ़ है। इसकी शांति व्यवस्था पर जो खलल डालेगा, कानून का बुलडोजर उन पर निश्चित रूप से चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको 3 दिसंबर के लिए। तो साफ तौर पर देखिए, अरुण साहू जी को आपने सुना, पूरी तरह से आशान्वित हैं। पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कितनी सीटें आएंगी वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन बहुत साफ है, पूर्ण बहुमत बहुत 45 के ऊपर की सीटों का दावा अरुण साहू कर रहे हैं। इंतजार 3 दिसंबर का हम सभी को। तो खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार फिर किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए।